वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। क्या हाल है सबके? एकदम मस्त, जबरदस्त और जिंदाबाद। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा, मैंने अभी तो चैप्टर 1 2 3 4 यानी यूनिट 1 रिप्रोडक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया है और यूनिट 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जिस यूनिट 2 का नाम है जेनेटिक्स। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं जेनेटिक्स की। तो बेटा ध्यान रखना है, जेनेटिक्स में 3 चैप्टर आते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे अगर मैंने बात करा तो आ जाओ, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या? तुम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2। ठीक है, और यूनिट 2 का जो नाम है वो है जेनेटिक्स है। ठीक है जी, जेनेटिक्स। और पूरे बायोलॉजी का ना सबसे इंपॉर्टेंट कह लो और सबसे अच्छा और कॉन्सेप्टफुल, यानी भर भर के इसमें कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। और साथ ही जो है इस ये जो है इसका पूरा नंबर की बात करते हैं तो बोर्ड के अकॉर्डिंग इसमें बिहार बोर्ड में से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस हमेशा पूछता है। 20 नंबर तो फिक्स ही है। ठीक है, आज थोड़ा सा विरासत से बात नहीं हो पाया है, फिर करेंगे तो बताएंगे। ठीक है, हाँ देंगे कुछ ना कुछ, जैसे छुट्टी मिलेगा, डोंट वरी। चल, अब ध्यान दीजिएगा। तो अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? यूनिट 2 की, जेनेटिक्स, जिससे 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5। क्या स्टार्ट है? चैप्टर 5। ठीक है, ओके ओके, चलो या। तो इसमें मेरा जो भी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है चैप्टर चैप्टर 5। ठीक है, क्या आपने एनसीईआरटी में बायोलॉजी में देखा है? हाँ, कौन सा चैप्टर है सो? बताइए तो, चैप्टर 5 का नाम क्या है? चलो मैं ही बता देता हूं। प्रिंसिपल ऑफ, क्या जी? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये चैप्टर का नाम है। ये क्या जी? चैप्टर का नाम है। और इसी चैप्टर के बारे में बेहतर नहीं, बहुत बेहतर तरीके से क्या करना है, मेरे को बात करना है। ठीक है, डन जी, डन। ओके ना, ये बात समझ में आया? तो पहले बताइए। हम्म? अब देखिए, इसमें जो है हमें क्या पढ़ना वो समझिएगा। मैंने कहा एक बच्चे का जन्म होता है, गॉट इट जी। एक बच्चे का जब जन्म हुआ तो जन्म होने के बाद जब उसमें हम लोग क्या देखते हैं, तो आफ्टर बर्थ लोग कहते हैं इसका नाक मम्मी जैसन, एकर कान पप्पा जैसन। ये बात कहा जाता है कि नहीं? बोलिए क्या? हाँ, सो बोलो, बताइए। हम्म, क्या कहते हैं सो पहले बताइए। ऐसा कभी आपने सुना है? हम्म, करना जी। चलो, जब अगर अगर आपने ऐसा कुछ सुना होगा, ठीक है, तो उसी की बात हम लोग यहां पर करने वाले हैं। तो किस प्रकार से एक बच्चे का जब जन्म होता है, एक बच्चे का जब जन्म होता है तो जन्म के बाद जो है उसमें चीजें देखने को मिलती है। ठीक है जी, डना।
ध्यान देना है मेरी बातों को। तो कौन कौन सा ऐसा कैरेक्टर बच्चों में पहुंचा पेरेंट्स से, और कौन कौन सा कैरेक्टर नया है, ये जानना है। कौन सा ऐसा लॉ है जिसके थ्रू जो है पेरेंट्स का कैरेक्टर बच्चों में पहुंच रहा है, ये सब के प्रिंसिपल्स को हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। गॉट इट जी? क्या चीजें आई यहां तक समझ में, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? बेटा ये चैप्टर काफी अच्छा चैप्टर है, अगर ये चैप्टर अच्छा है तो अगला चैप्टर और भी अच्छा हो जाएगा, चैप्टर 6। ठीक है, और यहां से लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये कहने के लिए तो कहा जा सकता है चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन बेटा घबराना नहीं है, मैं इस चैप्टर को काफी आसान तरीके से और स्लो लेके चलूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको परेशानी नहीं होगी, चीजें अच्छे तरीके से कंप्लीट रहेगी। ओके देखो, अब इस चैप्टर को हम लोग बात करते हैं, तो पहले कुछ बेसिक की तरफ चलेंगे। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्या चीज इसमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सो ये तो कंप्लीट हो गया आपको, क्या मेरे को पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सो है ना। तो चलो अगर आ गया है तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, कुछ बेसिक बातों को लेकर के, देन हम लोग आगे की ओर चलेंगे। गॉट इट? देखो, सबसे पहला मैंने कहा ये जो जेनेटिक्स मुझे पढ़ना है, ये जेनेटिक्स कहते किसको है, या जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था। तो जब बात करते हैं जेनेटिक्स टर्म की, तो जेनेटिक्स टर्म जो है वो दिया था किसने, तो हमारे एक महानुभाव हैं जिसका नाम है W. बैटसन। ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये टर्म को मेंशन किया था, समझे? हाँ ओके जैसा आप लोग बोल रहे हो ना बच्चे, हम ठीक वैसे ही कर रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं। ओके ना, चलो ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, तो मैंने क्या बोला, जेनेटिक्स टर्म को किसने दिया था, तो W. बैटसन नाम के साइंटिस्ट। किसने दिया था जी? W. बैटसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया। ओके डन। अब इससे आगे चलते हैं तो पूछा जाएगा जेनेटिक्स कहते किसको है, तो मैंने कहा कलेक्टिवली स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है बोला मैंने, कलेक्टिवली स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। क्या होता है कलेक्टिवली, क्या होता है हेरिडिटी, क्या होता है वेरिएशन। मैंने कहा जब एक बच्चे का जन्म हुआ, उसमें पेरेंट्स का कैरेक्टर जब आया, तो उस ऑफस्प्रिंग के अंदर, उस बच्चे के अंदर जब पेरेंट्स का कैरेक्टर आता है, तो उस कैरेक्टर ट्रांसमिट हुआ। तो जब कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है तो उसे हम लोग कहते हैं हेरिडिटी कह देते हैं। और क्या कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी हो सकता है क्या? जरा सोच के देखो, एग्जैक्ट कॉपी, सेम टू सेम डिट्टो, तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। डिट्टो तो डेफिनेटली नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, नया कैरेक्टर आएगा है। तो जो नया कैरेक्टर आता है ना, वो कैरेक्टर जो अपने पेरेंट्स से अलग है, तो पेरेंट बच्चों के बीच में क्या हो, डिफरेंशिएट कैरेक्टर डिफरेंस हुआ। इस डिफरेंस को क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। तो हेरिडिटी का मतलब क्या हुआ, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। अगर जेनेटिक कैरेक्टर अगर ट्रांसमिट हो रहा है पेरेंट से बच्चों में, तो उसे हम लोग कहते हैं हेरिडिटी कहते हैं। अगर जो डिफरेंस मिलेगा, चाहे वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में हो, चाहे भाई बहन में डिफरेंस हो, या भाई भाई में डिफरेंस हो, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, तो उसे कहते हैं वेरिएशन। क्या कहते हैं वेरिएशन? देखो, इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज हैव सम डिफरेंस, दीज आर कॉल्ड वेरिएशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशन कह देते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं जी, वेरिएशन कह देते हैं। डन है? ओके डन ना। तो देखो वेरिएशन को भी हम लोग जो है कई पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं कुछ और बात जानते हैं। तो जेनेटिक्स में सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन कौन से साइंटिस्ट का रहा है? अगर ऐसा कुछ पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? जी.जे. मेंडल। पता है जी.जे. मेंडल का पूरा नाम होता है ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या होता है मेरे बच्चे? ग्रेगर जॉन मेंडल इनका नाम है। ओके अब ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहते हैं, इसके बारे में जब हम लोग नेक्स्ट क्लास यानी कल का जो क्लास होगा, तो वहां मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा काफी बेहतर तरीके से कि मेंडल की पूरे लाइफ जर्नी को हम लोग बताएंगे, सीखेंगे उनसे। देखो कोई ना कहीं, कोई किसी न किसी इंसान को जो आज के समय में हम लोग जान रहे हैं या उसके बारे में पढ़ते हैं, बेटा कभी कभी वो स्ट्रगल जरूर किए होंगे। और ध्यान रखना है कि विदाउट स्ट्रगल, ठीक है ना, कोई ग्रो नहीं किया है आज तक। और हमेशा सक्सेस जो है वो सेक्रीफाइस मांगता है। क्या मांगता है जी? सेक्रीफाइस, त्याग। अगर आज ही के समय में अगर हम बात कर लेते हैं, अगर आप अपनी खुशियों को, अपने कंफर्ट जोन को अगर आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे,
तो मैं इस बात को मैं एश्योर्ड करता हूं कि हमेशा आप कंफर्ट जोन में रह जाओगे और आगे चल के बेटा कंफर्ट के चक्कर में आपको जो है कंप्रोमाइज करना पड़ जाएगा। ठीक है, कंफर्ट करोगे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करोगे सक्सेस मिलेगा। समझ आया? और किस प्रकार से अपने लाइफ को दूसरे के लिए जिया, इसके बारे में मेंडल के बारे में हम बात करेंगे। देखिएगा बहुत मजेदार स्टोरी है, मूवी से कम नहीं उनका स्टोरी, वो आप जब देखोगे सुनोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, ये चीज है जो कल हम पढ़ाएंगे मेंडलिज्म के बारे में तो बताएंगे। ओके, अब देखो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन है, इनकी बात मेरे को करनी है। ठीक, किसकी बात करनी है जी? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स कौन होते हैं? तो उनके फादर जो है डब्ल्यू बैटसन। आगे चल के कई सारे ऐसे जो थ्योरीज हैं जिसको किसने दिया था, हमारे बैटसन साहब ने दिया था, इसलिए इसको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, और साथ ही जो जेनेटिक्स अभी हम पढ़ेंगे उसमें सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट, क्या बोला मैंने, सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट कौन से साइंटिस्ट ने करा है? सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया है मॉर्गन। और मॉर्गन के जगह पे कहीं कहीं पर जो है टी.एच. मॉर्गन भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? टी.एच. मॉर्गन। ठीक है, तो टी.एच. मॉर्गन को क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर, मतलब सबसे ज्यादा जो है एक्सपेरिमेंट जो है किसने किया था? तो मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट ने किया। तो की डन है जी, डन है। चलो, जब इससे आगे चलते हैं तो फिर पूछा जाता है ह्यूमन जेनेटिक्स और बायोकेमिकल जेनेटिक्स का फादर कौन है? तो ह्यूमंस के बारे में और ह्यूमन में जो जेनेटिक्स चीजें आ रही है इसके बारे में समझाने वाले बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो ए गैलॉर्ड थे। कौन थे जी? ए गैलॉर्ड थे। ओके, डन है। क्या इतनी बात समझ में आई? जल्दी बताओ, ये सारे साइंटिस्ट के नाम जो आपको याद रखना है, याद रखना ही होगा, समझे ना, याद रखना ही होगा इसके बारे में। ठीक है जी, कोई दिक्कत? चलो, तब इससे आगे चले क्या? ये सारे साइंटिस्ट के नाम ध्यान रख लोगे। अब मैं आगे की तरफ चलूं क्या? चलिए, अब इससे आगे चलते हैं तो मुझे सबसे पहले जानना है वेरिएशन क्या होता है। व्हाट इज वेरिएशन? मैंने कहा पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में जो जो कैरेक्टर डिसिमिलर कैरेक्टर होते हैं उसे वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन आता किससे है या वेरिएशन होते कितने टाइप? वेरिएशन दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला आता है उसे कहते हैं सोमेटिक वेरिएशन, जो नॉन इनहेरिटेबल होता है। ठीक है, नॉन इनहेरिटेबल मतलब जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता नहीं। ये कैरेक्टर क्या होता है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता नहीं, ये कैरेक्टर्स, ये मैंने कहा। ठीक है, वो कौन सा? सोमेटिक। दूसरा होता है जर्मिनल, तो हम लोग क्या कहते हैं? ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन के नाम से जानते हैं। ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में लगातार ट्रांसफर होता ही रहता है, इसे हम लोग क्या कह देते हैं? इसे कहते हैं हम लोग जर्मिनल कहते हैं। और यही जो जर्मिनल जो होता है ना, जो जाता है ना, तो हो सकता है तो लगातार जो जैसे दादा से पापा में, पापा से बच्चा में, बच्चा से उसके पापा, उसके बच्चा में से लगातार जाता ही रहेगा, या तो कुछ ऐसा होगा जो जाएगा ही नहीं। समझाया? हो सकता है कभी अचानक से गया, नहीं भी जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जो जर्मिनल जो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में जाता है वो या तो कंटिन्यूअस वेरिएशन हो सकता है या डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो फिर पूछा जाता है कंटिन्यूअस, जो रेगुलरली एक लगातार जनरेशन में पास होगा, चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा। और डिसकंटिन्यूअस में हो सकता है किसी में जाएगा, किसी में नहीं जाएगा, किसी जनरेशन में नहीं पहुंचेगा। तो फिर पूछा जाएगा कि भैया ये होता किससे है कंटिन्यूअस वेरिएशंस? तो कंटिन्यूअस वेरिएशंस देखने को मिलता है किससे बेटा? क्रॉसिंग ओवर से। फिर आपके मन में आएगा सर व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? तो बेटा मैं कहूंगा इतना ही, सेंस रखो। अभी आगे चलेंगे, क्रॉसिंग ओवर के बारे में बात करेंगे। फिर पूछिएगा सर म्यूटेशन, डिसकंटिन्यूअस किसकी वजह से आता है? तो म्यूटेशन की वजह से। किसकी वजह से जी? म्यूटेशन की वजह से आता है। ठीक है, तो अब म्यूटेशन और क्रॉसिंग ओवर के बारे में जानना है ना, तभी हम लोग आगे की ओर बात करेंगे। ओके, डन जी, डन। चलो, अब इससे आगे चलते हैं। जेनेटिक्स को आसान करना, जेनेटिक्स को क्या करना है जी बेटा? आसान करना। जब आसान करने की बात आती है तो हम लोग डेफिनेटली यहां पर हम लोग क्या काम करने वाले हैं, सुनिएगा। यहाँ पर वो हर एक फैक्टर की बात कर लेंगे जो कहीं ना कहीं हम लोग थ्योरी में बीच बीच में हम लोग यूज करेंगे। उस टर्म को पहले हम लोग देख लेते हैं। यानी आज का क्लास बेसिक ही है,
कल का चीज बेसिक ही रहेगा, और परसों से यानी जो नेक्स्ट डे से यानी मंडे से आप लोगों को ओरिजिनल टॉपिक से हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, और हम गारंटी देते हैं हर एक दिन अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो और जाके रिवीजन करके अध्ययन क्लास में आते हो, तब जाकर के ध्यान रखना कि हमें ये बात को हमें श्योर कर देते हैं कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं आए। समझ आया? ठीक है जी। देखो मैंने कहा सबसे पहले मैंने बात किया किसकी जी, मैंने बात कहा फैक्टर्स की। ठीक, जब ग्रेगर जॉन मेंडल ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट का उन्होंने बताया कि देखिए कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं, यानी कुछ ऐसा फैक्टर मतलब कुछ तो ऐसा होगा ना जो पेरेंट्स से कैरेक्टर को लेकर कहां पहुंचाता है, ऑफस्प्रिंग में पहुंचाता है ना। उस टाइम डीएनए का डिस्कवरी हुआ था, ना ही जीन का डिस्कवरी हुआ था, इसीलिए ना उस टाइम उसका नाम रख दिया जीन का या डीएनए का नाम रख दिया क्या, फैक्टर। कहा फैक्टर एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में जाता है, जाकर के कैरेक्टर को पहुंचाता है और वो दिखता भी है, सो भी करता है। ठीक है ना। और उसी फैक्टर को आज के टाइम हम लोग किसके नाम से जानते हैं, जीन के नाम से पढ़ते हैं, और ये जीन टर्म जो है जोहानसन नाम के साइंटिस्ट ने किया था। ओके, देखो वही बात मैंने यहां पर लिखा है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी which is responsible for inheritance and appearance of character, जो इनहेरिटेंस करता है फिर दिखता भी है। ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं फैक्टर। ठीक है, और देखो, और these factor were referred as a genes by जोहानसन, और इसी फैक्टर को क्या है, जोहानसन नाम के साइंटिस्ट ने क्या कह दिया, जीन कह दिया। और ये जीन की डिस्कवरी कब हुई थी, 1909। कब हुआ था जी, 1909 में। और मेंडल इसी को क्या कहते, या तो फैक्टर कहा था या तो एलिमेंट कहा था। क्या कहा था, फैक्टर या तो एलिमेंट कहा था। गॉट इट। और आगे चल करके जो है इसी फैक्टर को सिंबॉलिक जो है रिप्रेजेंटेशन किसने दिया था, तो मॉर्गन ने दिया था। मॉर्गन फर्स्ट यूज सिंबल टू रिप्रेजेंट दिस फैक्टर। ठीक है, अब देखो एक बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है ना, ऐसा समझो एक बच्चे का जन्म हुआ, उसमें मदर का कैरेक्टर फादर का दोनों कैरेक्टर है, लेकिन उसका चेहरा ना मां से ज्यादा मिल रहा है। तो क्या वो सिर्फ माँ का तो नहीं, पिता का भी है, लेकिन माँ का कैरेक्टर ज्यादा है उसमें। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब, जब माँ का कैरेक्टर ज्यादा है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं डोमिनेंट। ठीक है, और कहा डोमिनेंट फैक्टर को हमेशा हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से, और रिसेसिव जो छिपा जाता है उसे कहते हैं स्मॉल लेटर से। ठीक है जी, अब कैसे, तो इसके बारे में हम अभी आगे बता देंगे। समझ आया, इसके बारे में क्या करेंगे अभी हम आगे बता देंगे। ओके जी, 10 जग ठीक, डन। अब इससे आगे चलते हैं, तो अगला टॉपिक बेटा एलील। एलील क्या कहता है कि देखो दो, ये देखो हमने बनाया इसको क्या, अब इसको मैंने क्या बनाया, ये देखो ये जो कहलाया आपका होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम है, और इस होमोलोगस क्रोमोसोम पर जब हम लोग आते हैं, ठीक है, जब हम लोग आते हैं तो यहां पर क्या है, सबसे पहले देखो मैंने यहां पर एक जीन है। ठीक है, ये जीन आपका कैपिटल टी है, यहां पर एक जीन है ये स्मॉल जीन है। तो कहते हैं एक ही जीन का दो अलग अलग फॉर्म होगा। एक ही जीन जो कहीं पर कैपिटल टी को शो कर रहा है, एक ही जीन कहीं पर स्मॉल टी को शो कर रहा है, वही जीन, लेकिन जब अलग गुणसूत्र पर अलग क्रोमोसोम पर है तो इसे हम लोग कहते हैं एलील। और देखना ये हमेशा देखो सेम एक ही जगह पर है, तो लिख सकते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। क्या बोला मैंने जी, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन विच आर लोकेटेड ऑन सेम पोजीशन, सेम पोजीशन लोकल। अब देखो एक ये क्रोमोसोम हुआ, ये क्रोमोसोम हुआ, ठीक, और यहां पर ये जीन है बेटा, तो यहां पर भी ये जीन होगा, ऐसे सेम पोजीशन पर देखने को मिलेगा। तो सेम पोजीशन पर होता ही है, उसके लिए टर्म यूज करते हैं लोकस। क्या टर्म यूज करते हैं जी, लोकस टर्म यूज करते हैं। तो मैंने कहा अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन विच आर लोकेटेड ऑन सेम पोजीशन लोकी ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एलील। उसे क्या कहते हैं, एलील। और ये एलील टर्म भी किसने दिया था, तो हमारे बैटसन साहब ने ही दिया है। किसने दिया है, बैटसन साहब ने ही दिया है। क्या ये बात समझ में आया एलील के बारे में, बोलो समझ आया ना जी। तो एलील समझ में अल्टरनेटिव फॉर्म्स, यानी एक जीन के जब अलग अलग फॉर्म्स होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव कहते हैं। ठीक है जी, हाँ डन डन।
अब चलते हैं नेक्स्ट, वो कहते हैं होमोजाइगस। ठीक है, देखो होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब क्या होता है बेटा, सेम। जाइगस का मतलब जाइगोट। ठीक है, जब अगर सेम गेमिट से अगर जाइगोट बनेगा तो ऐसे कंडीशन को होमोजाइगस, जैसे यहां पे ये क्या कहलाया आपका, मेल गेमिट कहलाया। ठीक है, मेल गेमिट सपोज कर लेते हैं हम कैपिटल टी है, दूसरा मेल या फीमेल गेमिट, ले लिया मैंने स्मॉल टी। ठीक, अब मेल और फीमेल गेमिट जब आपस में मिलता है तो क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। और ये जाइगोट केस में कैपिटल टी और कैपिटल टी आया, सॉरी सॉरी यहां पर जो है ना हुआ, यहां पर भी कैपिटल टी ही होगा। वो कैपिटल टी मिलेगा तो क्या कैपिटल टी। तो जब कह रहे हैं जो सेम टाइप के आइडेंटिकल फैक्टर्स होंगे ना टू गैमेट का, जब मिलेगा तो जाइगोट बनेगा। ऐसे जाइगोट को हम लोग कहते हैं क्या, होमोजाइगस। क्या कहते हैं, होमोजाइगस कहते हैं। क्या कोई दिक्कत, समझ आ रहा है चीज अच्छे तरीके से। ये तो कहलाया होमोजाइगस कहलाया, गॉट इट जी, गॉट इट। अब इससे आगे चलते तो हमें बात करना है किसकी, हेट्रोजाइगस की। फिर देखो जैसे ही मैंने बात किया किसकी, हेट्रो की। हेट्रो का मतलब डिफर, और जाइगस का मतलब जाइगोट। ठीक है बेटा जी। अब डिफर जाइगोट, डिफर मतलब डिफरेंट, तो इसमें गेमिट जब डिफरेंट डिफरेंट गेमिट मिलेगा तब ना जाइगोट बनेगा जी। बोलेगा हाँ सर, देखो सर मैंने कहा कि एक मैंने लिया मेल गेमिट, मेल गेमिट कैपिटल टी ले लिया, बस दूसरा मैंने लिया फीमेल गेमिट, स्मॉल टी ले लिया। जब कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला, ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा, कैपिटल टी या स्मॉल टी बनेगा, दोनों मिक्स हो गया। तो ऐसे जाइगोट को हम लोग क्या कह देते हैं, हम लोग हेट्रोजाइगस कह देते हैं। क्या कह देंगे इसे हम लोग, हेट्रोजाइगस कह देंगे। क्या ये बात समझ में आया। होमो मतलब इसमें सेम टाइप के क्या होंगे, गैमेट होंगे, और हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप के गैमेट होंगे। ठीक है, ये बातें समझ में आई। तो होमो के बाद ये हेट्रो हो गया। अब आते हैं हेमीजाइगस। हेमीजाइगस में क्या कह रहा है, इफ इंडिविजुअल कंटेन ओनली वन जीन ऑफ पेयर, देन इंडिविजुअल सेड टू बी हेमीजाइगस। हेमी मतलब किसी एक पर, जैसे एक्स है, वाई है, तो देखो जैसे हीमोफीलिया को देखो, हीमोफीलिया में एक्स के पावर एच और वाई होता है, यानी किसी एक को, दोनों में से, वन पेयर में से किसी एक पर ही जीन है। यहां पर एच जो है वो किसको दिखा रहा है, वो दिखा रहा है जीन ऑफ हीमोफीलिया को, क्योंकि हीमोफीलिया तो जीन से ही होता है, इस वजह से जीन ऑफ हीमोफीलिया। ठीक है, एच दिखा रहा है। ठीक है धने जी। तो जब हाफ क्रोमोजोम पर ही जो जीन होगा और दूसरे पर नहीं होगा, उसे हम लोग हेमीजाइगस, क्या कहते हैं जी, हेमीजाइगस। ठीक है दादा। अब देखो अगला चलते हैं फिनोटाइप। ठीक है, क्या बेटा जी, फिनोटाइप है। फिर मुद्दा आता है कि ये फिनोटाइप क्या होता है। ठीक है, डना। चलो देखो फिनोटाइप क्या होता है, इसको समझेंगे हम। ओके जी, होता क्या है समझिएगा। मैंने कहा कि जब कोई भी कैरेक्टर ऐसा जो आसानी से विजिबल हो, जैसे मैंने कहा ये लंबा है, ये नाटा है, ये मोटा है, ये पतला है, गोर है, करिया है, ये सुंदर है ना, इस बात कहते हैं ना, बहुत सुंदर है। जब कोई भी कैरेक्टर जो आपके आंख से विजिबल हो, अपीयरेंस हो, आपको दिखेगा, जो कैरेक्टर आप देख सकते हो, जिसको आप विजुअलाइज कर सकते हो, वैसे कैरेक्टर को हम लोग कहते हैं फिनोटाइप। क्या कहते हैं हम लोग, फिनोटाइप कह देते हैं। क्या कोई दिक्कत है इसमें,
उसे क्या कहते हैं हम लोग? फिनोटाइप कहते हैं। देखो, इट इज द एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ पार्टिकुलर कैरेक्टर। जो भी कैरेक्टर जो क्या हो, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस हो, जैसे देखो शरीर का मॉर्फोलॉजी में तो क्या, बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है उसको दिखाई देना, लंबा, गोरा, नाटा, पतला, काला, ये सब होता है जी। ये सब किसको शो कर रहा है? ये सब शो कर रहा है किसको जी? फिनोटाइप को। गॉट इट? फिनोटाइप समझ में आया? फिर आगे चलेंगे तो हमें जानना है फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, ये सब। इसलिए इस वर्ड आपको अभी ध्यान में रखना है बेहतर तरीके से, समझे जी? ठीक है, बोलो, डन है? डन। फिर इससे आगे चलते हैं तो हमें बात करना है जीनोटाइप। जब कोई भी ऐसा कैरेक्टर होगा, जो भी ऐसा कैरेक्टर होगा जो जेनेटिकली जो मतलब जीन को स्टडी के बाद ही बता सकते हैं, जैसे हम लोग में ही बताते ना, हाँ, जिसका एक्स एक्स है वो फीमेल, जिसमें एक्स वाई है वो मेल होता है, तो क्रोमोजोम के अकॉर्डिंग हमने बताया। समझ आ रहे हो ना? तो जब क्रोमोजोम पैटर्न को जब स्टडी करेंगे, उसमें जीन के स्ट्रक्चर को, जीन के बारे में जब स्टडी करके जब उसके कैरेक्टर को डिनोट करेंगे, तो उसे कहते हैं हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोटाइप। जैसे देखो यहाँ पर मैंने लिखा, द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और पार्टिकुलर कैरेक्टर। किसी कैरेक्टर के लिए जब जीन को रिप्रेजेंट करते हैं या जीन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, फिर पूछेगा ना जी, चाहे फिनोटाइप हो चाहे जीनोटाइप, ये टर्म किसने दिया था? तो फिनोटाइप और जीनोटाइप टर्म जो है, ये देने वाले कौन से साइंटिस्ट हैं? ये कौन सा साइंटिस्ट है? तो क्या कहोगे? जोहानसन। ये वही जोहानसन हैं जिन्होंने क्या दिया था? जीन टर्म दिया था। समझ आया? तो एक साइंटिस्ट कई सारे फील्ड में, कई सारे मतलब जिन फील्ड में काम करते हैं। ठीक है, क्या बताओ जल्दी से, इतनी बात समझ में आई क्या? हाँ, सो पहले बताओ। अगला आता है बाबूरे, उसे कहते हैं फिनोकॉपी। फिनोकॉपी, तो फिनोकॉपी क्या कर, देखो, इफ डिफरेंट जीनोटाइप्स आर, if different genotypes are placed in different environmental condition, then they produce same phenotype। और किसी एक जीन वाले ऑर्गेनिज्म को, जैसे ह्यूमंस को ही इंग्लैंड, पाकिस्तान, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, सब जगह अलग अलग इन्वायरमेंट में रख देंगे, उसके बावजूद भी अगर वो सेम टाइप के कैरेक्टर को ही शो करेगा, ठीक है, जैसे मटर के पौधा को लेकर के अलग अलग इन्वायरमेंट में लगा देंगे तो सब जगह एक जैसा ही वो विजिबिलिटी को शो करेगा, एक जैसा कैरेक्टर को शो करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? फिनोकॉपी। अब बताओ, मटर के पौधा में अगर हम इसको लेके हिमालय पर लगा दें तो उसे क्या, अब मटर के बदला आम निकलेगा? नहीं ना जी। तो वही चीज तो कहा, यहाँ कह रहा है, इफ डिफरेंट जीनोटाइप्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, अलग अलग इन्वायरमेंट में रखते, ठीक है, देन दे प्रोड्यूस सेम फिनोटाइप, को सेम ही फिनोटाइप को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं फिनोकॉपी। तो देखो, देन दीज जीनोटाइप्स आर सेड टू बी फिनोटाइप, फिनोकॉपी ऑफ ईच अदर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? फिनोकॉपी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? फिनोकॉपी। समझ में आया क्या? एक जीन वाले ऑर्गेनिज्म को जब अलग अलग इन्वायरमेंट में रखेंगे तभी वो एक जैसा ही कैरेक्टर को शो करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फिनोकॉपी कहते हैं। क्या डन है? चीजें आ रही है? तो अब इससे आगे चले क्या? अब इससे आगे चलते तो अगला आता है हाइब्रिड विगर, यानी हेट्रोसिस आता है। क्या आता है बेटा जी? हाइब्रिड विगर यानी हेट्रोसिस आता है। ठीक है, जब हाइब्रिड विगर यानी हेट्रोसिस की जब हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? हेट्रोसिस की जब हम लोग बात करते हैं, तो यहां पर क्या होता है सो समझिएगा, जब दो अलग अलग कैरेक्टर को जब आपस में फ्यूज करवाते हैं, सुपीरियर कैरेक्टर को जब नया कुछ नया प्रोडक्ट बनाने के लिए जब जब क्या करते हैं? फ्यूज करवाते हैं, तब वहां से एक नया प्रोडक्ट बन के आता है जिसमें दोनों कैरेक्टर मिक्स होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सुपीरियरिटी या हाइब्रिड कहते हैं उसे हम। देखो मैंने यहीं पर लिखा है, सुपीरियरिटी ऑफ ऑर्गेन ऑफ स्प्रिंग्स ओवर इट्स, यानी जो कभी भी सुपीरियर दिखाना है किसको? अपने पेरेंट्स से, पेरेंट्स ज्यादा ओवर इट्स पेरेंट्स इज कॉल्ड एज ए हाइब्रिड विगर एंड इट्स डेवलप्स ड्यू टू हेट्रोजाइगोसिटी। क्या किसी वजह से हेट्रोजाइगोसिटी से क्या होता है? ये डेवलप होता है और हमें दिखता भी है। ठीक है, और देखो, हाइब्रिड विगर कैन बी मेंटेन फॉर अ लॉन्ग टाइम इन वेजिटेटिव प्रोपागेट क्रॉप्स। जो वेजिटेटिव प्रोपागेट क्रॉप जो होते हैं उसको हम हाइब्रिड अच्छे तरीके से हम लोग कर सकते हैं, उसको लगातार रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाइब्रिड विगर कैन बी लॉस्ट बाय इनब्रीडिंग, यानी सेल्फिंग करवाने से क्या होता है? वो लॉस्ट होता है।
ठीक है, जिसे हम लोग इनब्रीडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, होमोजाइगसिटी इन ऑर्गेनिज्म, वहां पे होमोजाइगसिटी ज्यादा बढ़ जाएगा। लॉस ऑफ हाइब्रिड विगर ड्यू टू इंटर इनब्रीडिंग इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जब अगर हाइब्रिड नहीं बनेगा, पेरेंट जैसा ही ऑपोजिट लगातार बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा, तो उसे हम लोग कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन में कभी न्यू कैरेक्टर नहीं दिखता है, और जो कैरेक्टर है ना, वो कैरेक्टर भी क्या होता है, धीरे 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 जो ना खत्म हो जाता है। समझे, ये चीज देखने को मिलता है। क्या इतना बात समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये तो कहलाया आपका हाइब्रिड विगर की बात कहलाया। अभी जो है फिलहाल हम लोग जो है यहीं तक जो है ना हम रखेंगे, और इससे आगे की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल हम लोग मेंडलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ओके जी, डन है। और मेंडलिज्म में हम आपको बताएंगे जो मेंडल्स के पूरे लाइफ साइकिल के बारे में, और साथ ही मेंडल ने कौन कौन से लॉ दिए हैं उसके बारे में स्टडी करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा ये लेक्चर आपको। हम फिर कल मिलते हैं अपने टाइम पे। ओके, बाय एवरीवन, बाय, अपना ख्याल रखिएगा।